नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और उसमें जीके जीएस का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं जीके जीएस की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में, उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे जो करंट के मुद्दे होंगे उस पर करंट में भी बात कर लेंगे साथ में ही, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जब भी आप कोई चीज़ करंट या स्टैटिक पढ़ते हैं, स्टैटिक रिलेटेड करके पढ़ते हैं करंट से, तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। तो यहाँ पे बताना है कौन महिला जो है व्यक्तिगत में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है एथलीट बनी थी, कौन बनी थी ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, पीवी सिंधु बनी है। अब यहाँ पे पीवी सिंधु जो बनी है, इन्होंने कहाँ कहाँ पे जो है पदक जीते हैं। तो बात करते हैं जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020, तो इसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक, ठीक है। फिर उसके बाद होता रियो में, तो रियो में 2016 में हुआ था, 2016 में होता है, इसमें भी इन्होंने जो है पदक जीता था। तो ये महत्वपूर्ण जाता है, दो व्यक्तिगत इन्हीं ने जो है पदक जीते हैं, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है, पहली भारतीय महिला है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए अभी 2024 में भी ओलंपिक हुआ है। अब 2024 में ओलंपिक जो हुआ है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ओलंपिक दिया है और पैरा ओलंपिक दिया। पहले बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। तो इसका 33वां संस्करण था, तो यहाँ पे संस्करण भी पूछा जा सकता है, तो 33वां संस्करण होता है, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी में आयोजित किया गया। कब से कब तक, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच आयोजित किया गया। इसका शुभांकर क्या था, तो फ्रिज इसका शुभांकर था। फिर ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो है भारतीय उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो शरद कमल थे, और जो है कौन थे, पीवी सिंधु थे। अब इनका पीवी सिंधु का नाम महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पीवी सिंधु जो है भारत की पहली महिला ऐसी बनी है जो व्यक्तिगत में 2 पदक जीतने वाली हैं, तो इनका नाम महत्वपूर्ण है। ये जो है ध्वजवाहक भी थी भारतीय। फिर बात करते हैं इसमें जो है शीर्ष देश कौन से विजेता रहे हैं, तो इसमें अमेरिका रहा है 126 पदक, ठीक है, जिसमें 40 जो है गोल्ड हैं, 44 क्या है तो सिल्वर है, और जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है 42 हैं। फिर दूसरे नंबर पे चीन 91 पदक रहे हैं, इसके जो 40 गोल्ड रहे थे और 27 जो है सिल्वर, और ब्रॉन्ज मेडल जो है 24 रहे थे इसके। अपने भारत की बात करें तो भारत में जो है कितने पदक जीते हैं भारत ने, तो भारत ने जो है 6 पदक जीते, 71वां स्थान रहा है। और इसमें बात करते हैं 1 जो है रजत है और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीते हैं, तो इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, ये बात कर लेते हैं। तो इसमें विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक केवल जीता है पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं मनु भाकर, तो मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं, और जो है ये जो है थ्रो जेवलियन से संबंधित हैं नीरज चोपड़ा जी। ये निशानेबाजी से संबंधित, इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनको जो है अभी हाल ही में क्या दिया है, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। और भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने जो है एक ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, एक व्यक्तिगत में और एक दूसरा जो है जीता है मिश्रित टीम में। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है मनु भाकर जी का नाम, और इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया, तो 17 जनवरी को दिया गया है, ठीक है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपने जो है खेल रत्न पुरस्कार की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अमन शेरावत जी की, तो ये जो है कुश्ती से संबंधित, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। सरबजोत सिंह की बात करते हैं, ये निशानेबाजी से संबंधित है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुशाले जी की बात करें तो ये निशानेबाजी से संबंधित, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। हॉकी इंडिया टीम ने अगर बात करते हैं, इसने भी जो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं। इसका संस्करण कौन सा था, तो 17वां था। कौन सा था, 17वां संस्करण होता है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच होता है। कहाँ पे, तो पेरिस फ्रांस में होता है। अब शुभांकर क्या था, तो शुभांकर फ्रिज इसका शुभांकर था। इसमें ध्वजवाहक कौन थे भारतीय, तो इसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, तो 2 लोग जो थे
ध्वजवाहक थे उद्घाटन के समय। अब आपको कमेंट करके बताना है समापन के समय कौन ध्वजवाहक थे। उसके बाद बात करते हैं शीर्ष देश कौन से रहे थे विजेता इसमें पैरा ओलंपिक में। तो इसमें चीन जो है 220 पदक जीते थे, चीन टॉप पे रहा था। ठीक है, इसमें ओलंपिक में चीन दूसरे नंबर पे और पैरा ओलंपिक में चीन जो है पहले स्थान पे रहा था। कितने पदक थे? तो 94 गोल्ड थे, 76 जो थे सिल्वर थे और यहाँ पे जो है 50 जो थे ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर दूसरे नंबर पे ब्रिटेन रहा था, 124 पदक रहे थे इसके, 49 जो है स्वर्ण पदक और 44 रजत और 31 जो है कांस्य पदक रहे थे। अपने भारत का स्थान बात करते हैं तो भारत में जो है कौन सा स्थान रहा था भारत का? तो भारत की बात करते हैं तो इसमें जो 18वां स्थान रहा था। इसमें 71वां स्थान है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान है। इसमें कुल जो है 29 पदक जीते गए, जिसमें 7 जो है स्वर्ण थे, 9 रजत थे, 13 जो है कांस्य पदक थे। ठीक है, और अभी तक का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 2024 का। अब पूछ लिया जाए पैरा ओलंपिक में जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से ईयर में रहा, तो 2024 के रहे हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो है नाम दिए हैं, तो इसमें जो है विजेताओं के नाम दिए, अवनी लेखरा जी का नाम दिया है, शूटिंग से संबंधित है, नीतीश कुमार जी का बैडमिंटन से संबंधित, सुनील अंतिल जी का एथलेटिक्स है, हरविंदर सिंह जी का तीरंदाजी से संबंधित है, धर्मवीर तो एथलेटिक्स है और प्रवीण कुमार जी ही जो है एथलेटिक्स है, नवदीप सिंह जो है एथलेटिक्स हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इतने खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है किसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है, तो पैरा ओलंपिक का जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगली बार जो 2028 में होगा, ठीक है, 2028 में जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो 2028 में बात करते हैं जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल में। ठीक है, लॉस एंजल में होगा, लॉस एंजल में होगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि लॉस एंजल कहाँ है, तो यूएसए में। अब यूएसए में ये होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि लॉस एंजल में अभी चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे जो है आग लगी हुई थी और एक नाम साथ में चर्चा में आया था। अगर आप मेरी डेली क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगा, गेरी हॉल एक नाम चर्चा में इसलिए आया था, इनका घर था जो वो जल गया। एक खिलाड़ी है और खिलाड़ी के साथ साथ इनका जो खेल है वो तैराक है, खेल संबंधित है। और तैराकी में इन्होंने ओलंपिक में 10 पदक जीते थे, जिसमें से इनके 5 जो थे गोल्ड मेडल थे। 10 पदक इनके जल गए आग लगने की वजह से लॉस एंजल में। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है उसके जो है उसने कहा है कि हम 10 पदक जो है प्रतिकृति देंगे, इनको जो है गेरी हॉल जी को प्रतिकृति देंगे, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने कहा है। अगर पूछ लिया जाए कि जो है उसके अलावा एक और नाम आया था मनु भाकर जी का चर्चा में। मनु भाकर जी को जो कांस्य पदक मिले हुए हैं उसका कलर जो है उतर गया है, मतलब कि जो है उसका जो भी मेडल थे उसके जो है बेशकल हो गए, मतलब उसका जो कांस्य पदक है वो लग ही नहीं रहा था। तो इसलिए जो है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है उसने मनु भाकर जी को भी प्रतिकृति देने की बात की है, याद रखिए। उसके अलावा बात करें जो ओलंपिक है उसमें जो है जो डी गुकेश जी हैं उन्होंने कहा कि अगली बार जब लॉस एंजल में मतलब ओलंपिक हो तो उसमें जो है शतरंज को भी शामिल किया जाए, ऐसी बात कही गई है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जेसा जी, उन्होंने ये कहा कि अगली बार जब लॉस एंजल में 2028 में जब ओलंपिक हो तो उसमें क्रिकेट भी शामिल होना चाहिए, ये बात कही गई है। तो इतनी महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, बंगाल राज्य बंदी वी नीमन मतलब बंगाल बी नीमन थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था वो 1818 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है हुली वेश। हुली वेश की बात करें तो एक तटीय लोक नृत्य है, ये जो है लोक नृत्य है। अब यहाँ पे बताना है ये किसका लोक नृत्य है जो हुली वेश है। तो यहाँ पे केरल दिया है, उड़ीसा दिया है, कर्नाटक दिया है, गुजरात दिया है। तो ये जो है कर्नाटक का है, याद रखिए कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है शास्त्रीय नृत्य दिए हैं, शास्त्रीय नृत्य दिए। आइए शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। कितने? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम किसका है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पे कथकली की अगर बात करते हैं तो केरल का है। ठीक है, कथक अगर ओनली आ जाए तो उत्तर प्रदेश का है, कथकली आ जाए तो ये जो है कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का है।
ओडिसी जो है उड़ीसा का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। उसके अलावा बात करें शास्त्रीय तो ये असम का है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं और अभी पूछे भी गए SSCGD में, तो आगे परीक्षा में कोई भी या ऐसे देगा, 4 जो है शास्त्रीय नृत्य देगा और अलग राज्य दे देगा, मैचिंग में ही पूछा जा सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग जो भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें अगर इससे राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न बहुत चर्चित है और ये प्रश्न पूछा जरूर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे सशस्त्र बल आया है तो यहाँ पे रक्षा मंत्री लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे तीनों सेनाओं का कमांडर पूछा है, तो तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में कहा गया कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। उसके अलावा बात करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कैसे निर्वाचित होता है, तो जो संसद होती है उसके जो सदन होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ में जो पुडुचेरी है और दिल्ली के जो निर्वाचित विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके द्वारा इसका चयन किया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि राष्ट्रपति होता है तो ये तीनों सेनाओं का कमांडर तो होता है, साथ में ये जो है कार्यपालिका जो होती है, ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, तो 3 चीजें कौन कौन सी आती है, एक तो प्रेसिडेंट आता है, एक वाइस प्रेसिडेंट आता है, एक मंत्रिमंडल आती है। ठीक है, ये आता है। मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से बात होती है जो है प्रधानमंत्री की होती है, आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं और ये दूसरी बार बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, तो जो है मोदी जी हैं। कौन है, मोदी जी हैं। और यहाँ पे दूसरी बात महत्वपूर्ण हो जाती है, मोदी जो हैं वो तीसरी बार के प्रधानमंत्री, तीसरी बार के शासनकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको याद रखना है। और अगर आपने इनके बारे में जो मंत्री और जो मंत्रालय संबंधित हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मात्र 5 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने मंत्रालय और उनसे संबंधित मंत्री जो हैं उसमें जिक्र किया है, तो उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया। केवल 5 मिनट की वीडियो में मैंने मंत्रालय और मंत्री बताए, क्योंकि अब SSCGD का जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्या हुआ है, उसमें जो है मंत्रालय के मंत्री पूछे गए। देखिए, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री भी पूछे गए हैं उसमें, और जो है संस्कृति मंत्रालय के मंत्री भी पूछे गए हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में उसको करा दिया है, तो आप अगर नहीं देखिए तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। यहाँ पे बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका जो है कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में जो है वो कौन सा है, रोपड़ स्थित है, याद रखिए वो रोपड़। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसकी खुदाई कब होती है, तो 1921 में होती है। किसने, तो दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने की थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे चर्चा करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है रोपड़ जो है पंजाब में हुई थी, और इसकी खोज अगर बात करते हैं कब हुई थी, तो 1953 से 1956 के बीच। किसने की थी, यज्ञ दत्त शर्मा जी ने की थी, याद रखिएगा। कहाँ पे, तो पंजाब में। ठीक है, पंजाब का है। और कहाँ पे, तो पंजाब जिला जो है रोपड़ जिला में सतलुज नदी के तट पर जो है ये स्थित है रोपड़। ठीक है, पंजाब का एक जिला है और वहाँ पे जो है कहाँ पे स्थित है, तो सतलुज नदी के तट पर स्थित है रोपड़, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं वनावली की, तो वनावली की खुदाई जो है 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में जो है RS विष्ट ने की थी इसकी खुदाई। उसके अलावा बात करते हैं कीर्तदिजी पुरास्थल की खुदाई जो है पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने की थी। कब की थी, तो 1955 से 57 के बीच की थी। और इसके अलावा बात करते हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत खेरपुर से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा
लिखित माना जाता है। तो किसके द्वारा लिखित माना जाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, हर्ष के। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलेत होकर बनाते हैं। तो ये जो है जी गोट होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो ये जो है 3 पुस्तकों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, 3 पुस्तकों में विभाजित है। आइए बात करते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो इसमें बात करते हैं जो पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक में जो है पहला जो है अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरी में बताया गया है क्या, शासनकाल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है कि दूसरी पुस्तक में क्या बताया गया है, तो ये शासनकाल के बारे में बताया गया है। तीसरी पुस्तक में जो है विधान ए अकबरी है, याद रखिए ये नाम भी है तीसरी पुस्तक का, विधान ए अकबरी। इसके बाद बात करते हैं इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है अबुल फजल, अबुल फजल है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अकबर के नवरत्नों में से एक जो है थे कौन, अबुल फजल। और वर्तमान में अकबरनामा लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है। अब ऐसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है अकबरनामा कहाँ पे जो है संरक्षित है, तो लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में शास्त्रीय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। तो यहाँ पे किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। अभी शास्त्रीय नृत्य की बात कर ही चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे बंदरगाह पूछा है, तो पश्चिमी तट जब आपको याद रखना है तो ये जो है कोचीन में, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वी वाला हो जाएगा, कोचीन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोचीन जो है अरब सागर की रानी भी कही जाती है, अरब सागर की रानी कही जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो कोचीन को कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से तक बिछाई गई थी। तो बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई गई थी, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला हो जाएगा। कब, तो ये जो है 1853 में। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, लोकटक झील दिया है, वुलर झील दिया है, डल झील दिया है, पुलिकट झील दिया है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा है, तो ये जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, पुलिकट झील है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें अगर पूछ लिया जाए तो चिल्का झील भी जो है खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और आर्द्र भूमि में सबसे पहले शामिल होने वाला स्थल भी यही है, ये याद रखिएगा। मीठे पानी की झील पूछ लिया जाए तो ये जो जम्मू कश्मीर में स्थित है बोलर झील, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ये याद रखिएगा। आइए झीलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे झीलें दी हैं, नैनीताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। सुकना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है, राजसमंद झील जो है राजस्थान में स्थित है, भाबर झील जो है राजस्थान में स्थित है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है, पोबई झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये वाली महत्वपूर्ण नहीं है, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। और बात करते हैं बोलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये झीलें महत्वपूर्ण बन जाती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कभी कभी एक तरफ झील देता है और एक तरफ राज्य देता है, तो मैचिंग में भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा उदाहरण है जीवित जीवाश्म वृक्ष का। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, जिनको बिलोबा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो यहाँ पे बताना है किस देश की जो है सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो यहाँ पे बांग्लादेश दिया है, पाकिस्तान दिया है, म्यांमार दिया है और नेपाल दिया है। तो ये जो है किससे नहीं लगती है, तो ये जो है नेपाल की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। इसकी सीमाएं अगर बात करते हैं तो इसकी सीमा जो है चीन से लगती है, नेपाल की सीमा जो है चीन से लगती है।
दूसरी अगर राज्यों की बात करते हैं भारत के राज्यों की, तो ये जो है इसमें यूपी से लगती है, बिहार से लगती है इसकी सीमा, और बिहार के बाद उत्तराखंड से भी सीमा लगती है, ठीक है इसकी। तो ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा बात करते हैं कि तीन तरफ से जो घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश घिरा हुआ है भारत से, याद रखिएगा। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ये जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। और अगर पूछना है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक झील से निकलती है, मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बांध दिए हैं और राज्य दिए हैं। तो टेहरी बांध अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में, भाखड़ा नागल बांध अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा पर है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में। फिर बात करते हैं हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा, नागार्जुन बांध जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में, इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में, तुंगभद्रा बांध जो है कर्नाटक में है। तो ये बांध महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में वर्णित है। यहाँ पे बताना है कि जो संसद है वो उसको एक अधिकार दिया गया कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है संसद को, और ये शक्ति जो है कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है संसद को। तो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 360। तो इसकी जो है शक्ति दी गई है अनुच्छेद जो है 368 में दी गई, 368 में दी गई है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में। उसके अलावा बात करते हैं, भाग जो है 20 संबंधित है। भाग कौन सा है, तो भाग 20 संबंधित है, इसका याद रखिएगा। भारतीय संविधान में टोटल अगर बात करते हैं 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में काखा गा जोड़े जाएं तो इसमें 400 से ऊपर होते हैं, लेकिन अगर अनुच्छेद पूछना है तो अनुच्छेद 395 ही अनुच्छेद है। इतनी चीज़ याद रखिएगा, 95 ही अनुच्छेद है, 300 यहाँ पे इतनी चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये वाला बन जाता है अनुच्छेद 360। तो ये जो है वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधी है, ठीक है, आपात से संबंधित। उसके अलावा बात करें राष्ट्रीय आपात से, तो ये राष्ट्रीय आपात से अनुच्छेद जो है 352 संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से अनुच्छेद 352 संबंधित है। उसके अलावा बात करें राष्ट्रपति शासन से, तो राष्ट्रपति शासन से जो है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से, तो ये जो है अनुच्छेद 356 संबंधित है। ये अनुच्छेद तीनों पूछे जाते हैं, और ये शक्ति जो है राष्ट्रीय आपात की या वित्तीय आपात की, ये शक्ति जो है किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, वो जो है लगा सकता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। बाकी अगर आपने पॉलिटी की क्लासें नहीं देखी हैं तो लगभग 17 पॉलिटी की क्लासें हैं, उसमें मैंने कंप्लीट जो है पॉलिटी डिस्कस की है और विस्तार से उसमें समझाया, क्वेश्चन ही कराए प्रीवियस के साथ में, उसमें विस्तार से उसी में क्वेश्चन में समझा दिया। तो आपने 17 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपकी पॉलिटी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखिए ये प्रश्न पूछा ही जाता है। अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर बात करें प्राथमिक जो गतिविधि आती है प्राथमिक क्षेत्र में, वो जो होती हैं जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ें होती हैं, प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है प्रकृति से प्राप्त कौन सी चीज़ हो सकती है, तो ये देखिए शिक्षा भी नहीं होगा, बैंकिंग भी नहीं होगा, विनिर्माण भी नहीं, ये जो है खनन से होगा। आप जैसे मान लो अब एक उदाहरण लें कि जैसे पेट्रोलियम प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम से देखिए पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, मिट्टी का तेल अलग किया जाता है। अब उसका देखिए ये अलग करने के लिए उद्योग लगाए जाते हैं, ठीक है, उद्योग लगाए जाते हैं, उसमें जो प्लांट वगैरह किए जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, तो वो किस में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। किस में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं, ठीक है, द्वितीयक में आ गए। तो इसका मतलब विनिर्माण किया जाता है, उसका पेट्रोलियम का विनिर्माण किया जाता है, तो ये जो है द्वितीयक में हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, अब जैसे मान लो आपने पेट्रोल निकाला, पेट्रोल बेचा, तो उसको जो है क्या होगा, तो वो तृतीयक में क्या आएगी, बैंकिंग वगैरह, आप पैसा कहाँ रखेंगे, बैंकिंग वगैरह में रखेंगे या कोई और चीज़ होगी, तो वो तृतीयक में आ जाएगी, ठीक है।
आपको रिलेटेड करके जब याद करेंगे, प्राथमिक में जो होती हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम उसका निर्माण करते हैं अलग से बहुत सी चीज़ें, जैसे लकड़ी है, लकड़ी जो है हम लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसका उद्योग करते हैं, तो ये विनिर्माण करते हैं उसका। फिर उसके बाद उसका पैसा जो हम बेच के पैसा कमाते हैं वो बैंकिंग वगैरह में करते हैं। तो ये जो है आप इस तरीके से रिलेटेड करके याद करेंगे तो बैंकिंग क्या हो जाएगी, तृतीयक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तृतीयक हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है 2011 की गणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य थी। तो यह इसमें बताना है जो है अनुसूचित जाति की संख्या जो है शून्य थी 2011 की गणना के अनुसार। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो थी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पंजाब में थी। और अगर पूछे जाए 2021 की जनगणना जो है कराने की बात कब की गई, तो 2027 में की गई है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है कहाँ पे की गई थी, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें जो है दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पुडुचेरी, पंजाब में जो है एसटी की संख्या क्या थी, शून्य थी। और इसमें अगर बात करते हैं कि जो है उत्तर इसका सही है, सी वाला सही है। उसके अलावा बात करें जो है अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या के लगभग जो है 8.6% है, जिसकी संख्या लगभग 10.4 करोड़ है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पे बताना जो भारतीय संविधान है उसमें जो है कितनी सूचियाँ बताएगी, तो इसमें जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से जो है कौन सी अनुसूची में, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं जब 22 भाषाओं की बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, तो ये जो है 8वीं अनुसूची में मिलता है इसका जिक्र, ठीक है। अब यहाँ पे अनुसूचियाँ 12 बताएंगे, मूल संविधान में कितनी थी, तो 8 थी। अब यहाँ पे जो है 8 थी, ये 12 कैसे हो गई, तो ये पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद जो है 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 में होता है, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। फिर अब 73वां संविधान संशोधन होता है, वो जो है 1992 में होता है, और 74वां भी 1992 में होता है, ठीक है, 1992 में। इन दोनों के द्वारा जो है 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं अनुसूची, तो ये संविधान संशोधन भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करें कि जो है कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं इसमें, ठीक है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और बात करते हैं एक 7वीं अनुसूची पूछी जाती है, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियों की बात की गई, कौन कौन सी सूचियों की, तो 3 सूचियां जो है राज्य सूची और संघ सूची और जो है समवर्ती सूची, ठीक है। अगर आपने मेरी पॉलिटी की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उसमें चर्चा किया है, और बाकायदा मैंने जो है जो भी पॉइंट बन सकते हैं परीक्षाओं में उस पर चर्चा किया विस्तार से, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ये जो है भाषाएं थी, 22 भाषाएं। पहले अगर बात करते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब 14 भाषाएं थी। उसके बाद बात करते हैं 1967 में 21 नंबर का संविधान संशोधन है, और बात करते हैं इसको जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1967 में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर 1992 आता है जो 71वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा कोंकणी और मणिपुरी नेपाली भाषा को जोड़ा गया। फिर 2003 में जो है 92 नंबर का संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। टोटल मिला के 22 भाषाएँ हो चुकी हैं इसमें, ठीक है, 22 भाषाएँ हो चुकी हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसमें आपको करंट का प्रश्न बताएं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2024 का, जो हाल ही में 8 मार्च को दिया जाएगा, 8 मार्च को दिया जाएगा। तो इसमें बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का है, 2025 में वितरित किया जाएगा, याद रखिए 8 मार्च को। उसके अलावा बात करते हैं कि ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब पूछेंगे सर ये 24 भाषाओं में कैसे दिया जाता है, जब 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र है। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 22 भाषाएं, वो जो 8वीं अनुसूची में, किसमें, तो 8वीं अनुसूची में। उसके अलावा बात करते हैं कि 2 भाषाएं जिसमें अंग्रेजी है और दूसरी जो है राजस्थानी है, तो ये जो है इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका करंट का प्रश्न हो गया।
ठीक है। और अगर आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अभी हाल ही में अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है कितने लोगों को बाकायदा लिस्ट दिखाई है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि आपको याद रखना है। अगर हिंदी भाषा में बात करते हैं, हिंदी भाषा में तो जो है गगन गिल को दिया गया है, याद रखिए गगन गिल को हिंदी भाषा में दिया गया है। और इससे भी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं उसमें, तो आप उसमें विस्तार से चर्चा किया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। तो यहाँ पे बताना है जनसंख्या प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है, तो ये जो व्यवसायिक संरचना नहीं है, व्यवसायिक संरचना बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। बाकी जो है सभी कारक हैं। अगला प्रश्न है, आला गायन के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। तो ये बताना है किसकी प्रमुख शैली है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की है। क्या है, तो उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश चर्चा में आया, तो उत्तर प्रदेश अभी यहाँ आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, ठीक है। अब महाकुंभ चल रहा है, इससे प्रश्न बनाया जाएगा। महाकुंभ 2025 चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, तो प्रयागराज में, ठीक है। अब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। उसके अलावा बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही जो है एक करंट का प्रश्न ये है कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसमें जो 3 नदियों के संगम पे लगता है, गंगा, यमुना। ये प्रश्न देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया था, और सरस्वती। तो ये 3 नदियों के संगम पर मेला लगता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसमें जो है एप्पल के जो 6 संस्थापक हैं उनकी ये पत्नी आई थी, लॉरेन पावेल, ये आई थी और इनका नाम दिया गया था कमला इनको नाम दिया गया था, ठीक है। ये महाकुंभ से संबंधित हैं। ये जो है 10 दिन के लिए आई थी। अब यहाँ पे कमला इनको हिंदू नाम दिया गया था, ये भी आई थी। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किस कंपनी के सह संस्थापक की पत्नी जो है महाकुंभ आई थी, तो ये जो है कमला जी आई थी, इनका लॉरेन पावेल इनका नाम था, तो याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें, अभी जो है नासा है उसने ये घोषणा की है कि जो शुभांशु शुक्ला है, कौन है, तो शुभांशु शुक्ला ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। और इन्होंने जो है नासा ने घोषणा की है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो रहने वाले हैं वो लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है। लखनऊ के रहने वाले, और लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। तो यहाँ पे जितने भी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए थे उन पर चर्चा किया, साथ में करंट का भी चर्चा किया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। बाकी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।